कि विधानसभा समेत सभी निकायों के एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। आपको बता दें कि समिति देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश कर सकती है और कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी शामिल रहेंगे। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर। कमेटी आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप सकती है। तो एक और जो वादा बीजेपी की ओर से किया गया था, वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी किया जाता है। उनका कहना है कि बार बार चुनाव कराए जाने से देश की प्रगति पर, देश के विकास पर असर पड़ता है और यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो, यानी कि पूरे देश में एक साथ सभी चुनाव कराए जाए। और इसे लेकर माना जा रहा है कि जो कमेटी बनाई गई थी, आज वो कमेटी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप सकती है। तो आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा समेत सभी निकायों को एक साथ चुनाव कराने को लेकर के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में लगातार देखिए ये देखने को मिला था। तो ये खबर आपने सुना, जहां पर रिपोर्ट ये है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए सूत्रों के मुताबिक आज देश को 2 नए चुनाव आयुक्त मिल सकते हैं। आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी नए चुनाव आयुक्त के नाम पर फैसला लेगी और ये मुमकिन है कि आपको बता दें कि आज देर रात तक 2 नए चुनाव आयोग के नाम का ऐलान भी हो जाए। वहीं समिति की बैठक से पहले विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कानून मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर के लिस्ट में शामिल किए गए उम्मीदवारों के बारे में जानकारी मांगी है। अरूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्त और अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग में शीर्ष स्तर पर पैदा हुई रिक्तियों से कई तरह की जो भ्रांतियां हैं वो भी फैल रही थी। लेकिन सूत्रों ने दावा किया है कि 14 मार्च को सरकार के पैनल की इसी सिलसिले में बैठक हो रही है और कल ही 2 नए चुनाव आयुक्त भी मिल सकते हैं। और उदयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि डोडा चूरा तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गोगुंदा पुलिस के तस्करों के साथ आमने सामने फायरिंग हुई है। तो तस्करों ने गोगुंदा पुलिस को कई घंटे तक छकाया। पुलिस की फायरिंग से तस्करों की कार का टायर भी फट गया। टायर फटने के बाद भी तस्कर गाड़ी को लेकर मौके से भाग निकले। तो तस्करों की गाड़ी छिपाला रोड पुलिया पार करते जो है वो खाई में गिर गई। आपको बता दें कि तस्कर एस्कॉर्टिंग कर रही गाड़ी में डोडा चूरा भर करके मौके से फरार हुए और पुलिस ने खाई में गिरी क्रेटा कार और 5 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। तो गोगुंदा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इस पूरे मामले पर जांच भी शुरू कर दी है। तो डोडा चूरा तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई घंटों तक पुलिस तस्करों का पीछा करती रही, लेकिन तस्कर मौके से फरार हो गए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या कुछ जानकारी है अब इस पूरे मामले को लेकर के, तस्करों से पुलिस की मुठभेड़? देखिए, गोगुंदा पुलिस इस पूरे मसले की जांच कर रही है क्योंकि आमने सामने की फायरिंग की घटना हुई है रात को और जो तस्कर जो थे, डोडा चूरा के तस्कर, उन्होंने कई घंटे तक पुलिस को छकाया, इधर उधर दौड़ाया, लेकिन बाद में जब पुलिस की फायरिंग में कार का टायर बस्ट हो गया, उसके बाद में तस्कर गाड़ी को छोड़कर भाग गए। लेकिन जो एस्कॉर्टिंग कर रही थी गाड़ी, वो अब जो दूसरी गाड़ी में डोडा चूरा था, अपनी गाड़ी में भरकर वहां से फरार हो गई। हालांकि जो कार खाई में गिरी, उससे पुलिस ने 5 किलो डोडा चूरा जब्त किया है और जानकारी के अनुसार 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है क्योंकि ये रात की घटना बताई जा रही है। जी ठीक है, आप पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और एसएमएस स्टेडियम को लेकर खेल परिषद पर दोहरा रवैया अपनाने के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि एमओयू खत्म होने के तुरंत बाद खेल परिषद ने जहां आरसीए के दफ्तर पर ताले जड़ दिए, तो वहीं वॉलीबॉल फेडरेशन से समझौता खत्म होने के बाद भी दफ्तरों से कब्जा नहीं लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। इसे भले ही राजस्थान वॉलीबॉल संघ की मजबूत साख समझिए या फिर खेल परिषद की कमजोरी, प्रदेश में एक जैसे दो मामलों में खेल परिषद अलग अलग तरह का रवैया अपना रहा है। आरोप के मुताबिक 22 फरवरी को खेल परिषद और आरसीए के बीच एमओयू खत्म होते ही अगले दिन आरसीए के दफ्तरों को ताले लगाकर सीज कर दिया गया। आरोप है कि 13 जुलाई 2022 को वॉलीबॉल संघ के साथ समझौता खत्म हो चुका था। बावजूद इसके वॉलीबॉल संघ पहले की तरह सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा है। इस रवैये से बाकी खेल संघ नाराज हैं और उनकी मांग है कि स्टेडियम में उन्हें भी जगह उपलब्ध कराई जाए। जी, हमारी भी यही मांग है कि जितने भी खेल संघ हैं उन सबको एक एक कमरा अलॉट कराना चाहिए। कई स्टेटों में मैंने देखा कि सभी खेल संघों को कमरा दिया हुआ है। उससे क्या, अगर हमारे को यहाँ खेल कमरा मिल जाएगा तो जितने भी बच्चे हैं जो प्रदेश भर से आते हैं वो परेशान नहीं होंगे, उनको ऑफिस मिलेगा, तुरंत यहाँ पे कोई भी समाधान होगा तो खिलाड़ी जो भी आएंगे उनको तुरंत समाधान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि खेल परिषद राज्य वॉलीबॉल संघ पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। बीते पिछले महीने 6 फरवरी को इस मामले में आरबीए को नोटिस जारी किया गया था और 6 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्टेडियम के कमरों में जहां कार्यालय यथावत है, तो वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में वॉलीबॉल संघ ने कई खिलाड़ियों को आवास दे रखा है। लोग खाली करने के लिए कहा, खाली कर दिए। बिल्कुल, सरकार के जैसे भी निर्देश आएंगे तुरंत कार्रवाई करेंगे। मामले में जो कमेटी बनाई गई उसने अभी तक रिपोर्ट तक सबमिट नहीं की है। हालांकि अब देखना ये होगा कि आरसीए को नोटिस देकर तुरंत खाली कराने वाली खेल परिषद इस मामले में भी कोई कार्रवाई कर पाएगी या फिर नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें कि 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। अभिजीत सिंह को एसपी सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर और श्याम सिंह को डीसीपी हेडक्वार्टर जयपुर कमिश्नरेट किया गया है। तो मोनिका सेन को एसपी डूंगरपुर नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण दास को एसपी प्रतापगढ़, कुंदन कवरिया को एसपी बालोतरा, ब्रिजेश ज्योति उपाध्यक्ष एसपी बनाया गया है करौली से, और सुमित मेहरड़ा को एसपी धौलपुर की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये बड़ा फेरबदल, 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर आपको बता दें कि अभिजीत सिंह को एसपी सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर नियुक्त किया गया। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, प्रशासनिक फेरबदल ये हुआ है और नाम हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मोनिका सेन को एसपी डूंगरपुर नियुक्त किया गया है। एक और बड़ा फेरबदल, जहां पर अफसर्स के तबादले किए गए हैं। कुल 7 आईपीएस ऑफिसर जिनके तबादले किए गए हैं, और लगातार ग्राफिक्स के जरिए वो नाम भी आपको बता रहे हैं जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं अलग अलग जिलों की। अभिजीत सिंह को एसपी सीआईडी क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है जयपुर में। श्याम सिंह को डीसीपी हेडक्वार्टर नियुक्त किया गया है जयपुर कमिश्नरेट में। मोनिका सेन को एसपी डूंगरपुर की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको देना है। और देखिए, इससे पहले भी जो खबरें निकल करके सामने आई थी, आईएएस अफसरों के तबादले हुए थे और अब 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो रहा है। अभिजीत सिंह को एसपी सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर नियुक्त किया गया है और वो जो 7 आईपीएस अफसर हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। श्याम सिंह को डीसीपी हेडक्वार्टर जयपुर कमिश्नरेट की जिम्मेदारी और मोनिका सेन को एसपी डूंगरपुर की जिम्मेदारी मिली है। ये देखिए, हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये लिस्ट दिखा रहे हैं। 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और उनके नाम, ये आदेश जो जारी किए गए हैं वो देखिए टीवी स्क्रीन पर आप ये लिस्ट देख पा रहे हैं 7 आईपीएस अफसरों के, और नाम भी लगातार हम बता रहे हैं आपको, जो कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है।
और शेरगढ़ से बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ किसी भी तरह के विवाद से इंकार किया है। तो राठौड़ ने कहा कि न तो कभी गजेंद्र सिंह शेखावत से गिले शिकवे थे और न ही कोई शिकायत थी, परिवार की बात थी जो सीएम के साथ बैठ करके हो गई। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब पूरी पार्टी एकजुट है, मिशन 25 को पूरा करने के अभियान में जुट चुके हैं, न तो कोई मतभेद है और न ही कोई मनभेद है, पूरी पार्टी एक है। भारतीय जनता पार्टी यूनाइटेड थी, यूनाइटेड है और यूनाइटेड रहेगी। कैसे? 400 प्लस सीटें लानी है, इसलिए हम सब का एक ही अर्जुन वाला लक्ष्य है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। परिवार साथ बैठता है और कोई बात होती है तो परिवार में बात करते हैं, मंथन करते हैं और विचार विमर्श करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान अपने किले, महल और हवेलियों के लिए विश्व विख्यात है, इसलिए हर साल करोड़ों की संख्या में पर्यटक राजस्थान का रुख करते हैं। लेकिन इन तक राजस्थान की आन बान और शान की कहानियां पहुंचाने वाले टूरिस्ट गाइड्स का कोई हाल देखने नहीं आता। ये रिपोर्ट देखिए। टूरिस्ट सीजन चलता है मुश्किल से सितंबर से लेके मार्च तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 4-5 महीने तो गाइड बिल्कुल ही खाली रहते हैं। ये दर्द है उस टूरिस्ट गाइड का जो मनोरंजक और ज्ञानवर्धक तरीके से पर्यटकों को राजस्थान के इतिहास से रूबरू कराता है, सैलानियों तक राजस्थान की आन बान और शान की कहानी पहुंचाता है, जबकि उसके दुख तकलीफ की किसी को परवाह नहीं, जबकि प्रदेश की आधी इकोनॉमी टूरिज्म पर ही निर्भर है। एक तो गाइड्स का इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि कोविड में और कोविड के बाद में बहुत सारे गाइडों के हार्ट अटैक और अन्य जो डिसीज थी उनसे बीमारियों से मौत हो गई है। तो उनका जब लाइसेंस रिन्यू होता है उनके साथ उनका कोई इंश्योरेंस होना चाहिए 5 से 10 लाख रुपए का, जो उनके परिवार को मिल सके। सेकंड हमारी डिमांड ये है कि जब जो गाइड्स की अगर डेथ हो जाती है तो ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि उनका जो लाइसेंस है उनके परिवार के किसी आदमी को वो ट्रांसफर हो सके। टूरिस्ट गाइड्स का कहना है कि उन्हें साल में सिर्फ 4 महीने ही काम मिलता है, इसलिए सरकार को उनकी भी सुध लेनी चाहिए। साल में सिर्फ 4 महीने ही मिलता है काम। नियमित मासिक वेतन, फीस में इजाफा, स्वास्थ्य बीमा, मौत पर परिजन को लाइसेंस ट्रांसफर, पर्यटक स्थलों पर शेड्स के निर्माण की मांग कर रहे। यहाँ पर देखो गाइड का मेडिकल होना चाहिए, और जो भी कभी भी कोई भी देश में किसी भी प्रकार का कोई भी मामला हो जाता है तो सबसे ज्यादा पर्यटन पे प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए गाइडों को कुछ सुविधाएं दी जाए। क्या सुविधाएं आप उनका कोई यानी आप मंथली आप उनसे चार्ज वसूल करें, और आपको ये है कि आपका 60 साल 65 साल में जो भी आपको गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं बनाए तो उसके बाद में उसको रिटायरमेंट की तरफ पेंशन दी जाए। जैसे मैंने एक बयान पढ़ा था राजस्थान पत्रिका में, उसमें कहा हर 3 महीने में 4 महीने में गाइड बढ़ाने की बात है। तो हर इंसान को रोजगार सिर्फ टूरिज्म में दिख रहा है, इतने टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं जिसके हिसाब से रोजगार बढ़ा रहे हैं। तो पहले ये 2000 गाइड हैं, शायद इनको अगर रोजगार मिल जाता तो फिर आप बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी डिमांड ये है कि हमें भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए और हमें प्रमाणित कर दिया जाए ताकि हमें सैलरी बेस पर कुछ पैसा मिले, ताकि हमारी आज। सूबे की सरकार से टूरिस्ट गाइड्स की मांग पुरानी है। उम्मीद है कि सरकार टूरिस्ट गाइड्स की मांगों पर विचार करेगी और उन्हें जीवन की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएगी। आज इस खास पेशकश में हमने आपको बताया कि आखिर सरकार से टूरिस्ट गाइड्स की क्या कुछ मांगे हैं, और उम्मीद है सरकार इनकी मांगों पर विचार करेगी और जल्द ही इनको उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। कैमरामैन मानसिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।